स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 9 की छात्रों के लिए पहला पाठ हिंदी का पहला पाठ क्षितिज भाग 1 का पहला पाठ दो बैलों की कथा के प्रश्नों उत्तरों को लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। तो प्रश्न उत्तरों में पहले आते हैं। पहला प्रश्न है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस आप पहले ही जानते हैं कि वह पशुओं के लिए वो कैद खाना था, वो मवेशियों का कैद खाना था। वहाँ पर ऐसे पशुओं को रखा जाता था जो आवारा तथा शरारती होते थे। जो पशु दूसरों के खेतों में जाकर शरारत किया करते थे तथा अपनी मालिक की बातों को नहीं सुनते थे, ऐसे पशुओं को सजा देने के तौर पर कांजी हाउस में बंद करके रखा जाता था। तो कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था, वह सभी पशुओं को वहाँ सुरक्षित रखे तथा वह उन्हें वहाँ से भागने न दे। अतः कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि सारे पशु वहाँ सुरक्षित हैं कि नहीं और सारे पशु वहाँ पर उपस्थित हैं कि नहीं, मौजूद है कि नहीं। तो ये था पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची जो कि भैरव की लड़की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी अपनी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे काफ़ी दुख दिया करती थी, उस पर अत्याचार करती थी, उसका शोषण करती थी। तो वो काफ़ी दुखी रहती थी। उसे पता है कि अन्याय और शोषण करने से कितना कष्ट होता है। अतः जब वो दोनों बैलों हीरा और मोती पर अन्याय तथा शोषण होता हुआ देखती है, हीरा तथा मोती पर अत्याचार होता हुआ देखती है, तो वह दुखी हो जाती है और उन बैलों के प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ पड़ता है। उन बैलों के प्रति उसके मन में आत्मीयता होने के कारण ही वह सभी का आग बचाकर हर रोज रात को वह 2 रोटी लाती थी। उन बैलों के लिए 2 रोटी लाकर उन बैलों को एक एक उनके मुंह में डाल दिया करती थी। एक एक रोटी उन बैलों के मुंह में डाल दिया करती थी। तो बात यह है कि उन बैलों के प्रति उस लड़की में आत्मीयता होने का कारण ये था। और तीसरा क्वेश्चन है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। सबसे पहला तो हम ये देखते हैं कि यहाँ इस कहानी में बहुत सारे नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला, इस कहानी में हम यह देखते हैं कि अत्यधिक सरलपन, अत्यधिक सहजता और सहनशीलता दुर्दशा को दिखाया है। अत्यधिक सहनशील और सरलपन किसी भी जीव में अगर होता है तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। अतः हमें उतने ही सहनशील होने चाहिए जितना हमें आवश्यक हो। आवश्यक से अधिक हमें सहनशीलता दुख ही देता है। ये रहा पहला। दूसरा, आज़ादी बहुमूल्य होता है। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े कष्टों को अगर उठाना पड़े तो वो हमें उठाने चाहिए। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े संघर्षों को भी मोल लेना पड़ता है। तीसरा, अपने अधिकारों को ऐसे ही हमें नहीं जाना चाहिए। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े कष्ट उठाकर संघर्ष करके उन्हें हर हालत में हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। चौथा, नीति विषय के रूप में आया है कि मित्र को विपत्ति में पड़े हुए देखकर कभी वहां से भागना नहीं चाहिए, बल्कि मित्र को विपत्ति से बाहर करना आवश्यक है, मित्र की सहायता करनी चाहिए। ठीक है। पांचवा, गिरे हुए वैरी पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। निहत्थे या असमर्थ वैरी, शत्रु जो कि लड़ने की हालत में नहीं है, ऐसी अवस्था में शत्रु पर वार करना नहीं चाहिए। छठा, औरतों को हमेशा उचित मर्यादा देना चाहिए, उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए और उन्हें किसी प्रकार की यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें हमेशा इज्जत दिया जाना चाहिए। सातवां, बुद्धि के बल पर अधिक ताकतवर शत्रु के साथ भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। अगर शत्रु बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, वैसे समय में सही योजना, ठीक है, और बुद्धि, सही योजना और बुद्धि के बल पर
अपने से भी ताकतवर शत्रु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे नीति विषयक मूल्य हम इस पाठ में देखते हैं। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। चौथा प्रश्न है कि प्रेमचंद ने गधे के लिए, मुख्यतः हम क्या देखते हैं कि गधे के लिए, गधे में बहुत सारे सद्गुण होते हैं। गधे में सद्गुणों के कारण ही शायद गधा को मूर्ख या बेवकूफ करके संबोधित किया जाता है। गधे को मूर्ख या बेवकूफ समझा जाता है, या समझ ही लिया जाता है कि गधा पर कितना भी अत्याचार करो, शोषण करो, अन्याय करो, गधा उसका बदला नहीं लेगा, गधा उसे सहता चला जाएगा, और इस कारण गधे को मूर्ख और बेवकूफ समझा जाता है। किंतु प्रेमचंद ने इस कहानी में, दो बैलों की कहानी में, गधे के लिए मूर्ख और बेवकूफ इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, जो कि रूढ़ अर्थ के रूप में चला आ रहा है। प्रेमचंद गधे में होने वाले गुण, अर्थात गधे के जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जैसे कि उनमें सरलपन होता है, उसमें सहनशीलता होती है, उसमें त्यागशीलता होती है, उसमें वह धैर्यशील होता है, इन सारे गुणों को, इन सारे चारित्रिक विशेषताओं को प्रेमचंद ने क्या कहकर प्रेमचंद ने सद्गुण बताया है। ये इन सारे सद्गुणों को प्रेमचंद ने किसी ऋषि मुनियों के सद्गुणों से तुलना की है। गधे के इन सारे सद्गुणों को प्रेमचंद किसी पहुंचे हुए ऋषि मुनि में होते हुए देखते हैं। अतः इन सद्गुणों के कारण प्रेमचंद उन्हें मूर्ख या बेवकूफ कहना नहीं चाहते, तो उनके स्वभावगत विशेषता, मतलब प्रेमचंद की, उनके गधे की स्वभावगत विशेषता, ठीक है, स्वभावगत, निम्नलिखित स्वभावगत विशेषताओं की ओर प्रेमचंद ने इस कहानी में संकेत किया है। वह है सरलता, सहनशीलता, त्यागशीलता और धैर्यशीलता। ठीक है। पांचवा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दो बैलों की कथा इस पाठ में हम बहुत सारे घटनाओं में देखते हैं कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। बहुत सारे हम घटनाओं को देखते हैं, जिसमें पहला घटना है कि हीरा और मोती जब हल में जोते जाते थे, तब हमेशा उन दोनों की यह कोशिश रहती थी कि अधिक भार उनके मित्र पर न पड़े, अधिक से अधिक भार उनके कंधे पर रहे। अर्थात हीरा की कोशिश रहती थी कि अधिक भार उस पर पड़े, मोती पर न पड़े, और मोती की कोशिश रहती थी कि अधिक भार उस पर पड़े, हीरा पर न पड़े। ये उनकी मित्रता, गहरी मित्रता का ही प्रमाण है। दूसरा, गया जब दोनों बैल हीरा और मोती को अपने साथ ले जाने लगा, तो उस समय शरारत के कारण, दोनों के शरारत के कारण, ठीक है, या दोनों के बर्ताव से गया क्रोधित होकर जब हीरे की नाक पर, ठीक है, क्या करता है, डंडा बरसाता है, और नाक बहुत कोमल अंग होता है। हीरा को जब वो डंडा से मारता है, उस समय हीरे की नाक पर जब वो डंडा से मारता है, उस समय मोती को क्रोध आ जाता है, और मोती हल, जोत, जुआ, रस्सी सब कुछ लेकर, ठीक है, दौड़ जाता है। क्रोध में आकर सब कुछ लेकर दौड़ जाता है। यह भी दोनों की मित्रता, गहरी मित्रता का ही प्रमाण है। तीसरा, मटर के खेत में जब दोनों बहुत भूखे होते हैं और दोनों बैल हीरा मोती मटर खाते हैं, मस्त होकर मटर खाते हैं, और खाने के पश्चात वे देखते हैं कि एक विशाल का सार उनकी ओर दौड़ा चला आता है। उस समय दोनों दोस्त क्या करते हैं, दोनों दोस्त उस सार के साथ एक साथ लड़ते हैं। दोनों दोस्त उस सार को, दोनों दोस्त योजना बनाते हैं, और अपने बुद्धि के बल पर और अच्छी योजना के बल पर दोनों दोस्त एक साथ मिलकर उस सार को हराते हैं। दोनों दोस्तों की गहरी दोस्ती के कारण ही यह संभव था। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक चौथी घटना क्या देखते हैं कि उसी मटर के खेत में जब मस्त होकर दोनों मटर खा रहे थे, उसमें पीछे से मटर के खेत का मालिक लाठी लिए हुए कुछ लोगों को लेकर आता है, और उस समय हीरा जो है वो पासी था, वो तो निकल जाता है, किंतु मोती पकड़ाई में आ जाता है और मोती पकड़ लिया जाता है। उस समय मोती को विपत्ति में देखकर हीरा वापस आ जाता है
मोती के पास आ जाता है। यह भी दोनों की दोस्ती का ही प्रमाण था। छठा घटना क्या हम देखते हैं कि कांजी हाउस में जब हीरा को मोटी रस्सी से बांध कर रखा जाता है और मोती दीवार को तोड़कर, वहाँ की दीवार को, कच्ची दीवार को तोड़कर दूसरे जंतु को रिहा करता है, उस समय हीरा मोती से अनुरोध करता है कि वह भी कांजी हाउस को छोड़कर चला जाए, लेकिन मोती वो हीरा के आग्रह करने पर भी वहाँ से नहीं जाता है। वो हीरा को अकेला रखकर नहीं जाता है। यह भी दोनों की गहरी दोस्ती का ही प्रमाण है। ये सारी हम घटनाओं को इस पाठ में देखते हैं जो उन दोनों की गहरी दोस्ती से क्या करता है, गहरी दोस्ती को प्रमाणित करता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, या भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह कथन हीरा का है। यह कथन हीरा मोती से कहता है, किंतु इस कथन को प्रेमचंद ने अपनी कहानी में, दो बैलों की कथा कहानी में हीरा के मुख से कहलवाया है। हीरा के मुख से इस कथन को कहलवाने से यह तात्पर्य है कि तत्कालीन समय में स्त्रियों की दशा, समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी दयनीय थी। स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता था और स्त्रियों को शारीरिक प्रहार भी किया जाता था। स्त्रियों को शारीरिक रूप से अत्याचार भी किया जाता था। उन्हें शारीरिक दंड दिए जाते थे। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहा है कि स्त्रियों के साथ हमें अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को हमें उचित मर्यादा देनी चाहिए, उचित इज्जत देनी चाहिए और स्त्रियों के साथ हमें किसी प्रकार का अन्याय और शोषण नहीं करना चाहिए। समाज पुरुष शासित था और पुरुष शासित समाज में स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के अन्याय होते थे। स्त्रियों को शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, जिसका विरोध करना ही प्रेमचंद का उद्देश्य है। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने स्त्रियों के प्रति होने वाले शारीरिक अत्याचारों का विरोध किया है, शारीरिक अत्याचारों पर रोक लगाने की कोशिश की है। उसके बाद वाले प्रश्न में आते हैं, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को, हमें मालूम है कि भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश है। भारत में किसान अपने खेती के लिए, ठीक है, पशुओं का उपयोग लिया करते हैं। आज के समय में क्या है कि किसानों के पास बहुत सारे आधुनिक तकनीक आ जाने से वो आधुनिक यंत्रों का उपयोग खेती के काम में करते हैं, किंतु पुराने समय में किसानों को अपने जानवरों पर ही तथा हाथ से बनाए यंत्रों पर ही निर्भर करना पड़ता था और वो जानवरों के सहारे खेतों में हल जोतने के काम से लेकर बहुत सारे काम में, मतलब खेती के सामानों को ढोने के काम से लेकर, खेत में हल जोतने के काम से लेकर इत्यादि कामों में वो जानवरों पर निर्भर किया करते थे। तो इस पाठ में हम देखते हैं कि झूड़ी के साथ भी दो बैल है। झूड़ी भी अपने बैलों का प्रयोग खेती के काम के लिए करता था। झूड़ी और उन दोनों बैलों के बीच के संबंध काफी आत्मीय थे। झूड़ी अपने बैलों से बहुत प्रेम रखता था, अपने बैलों को संतान की तरह चाहता था और अपने बैलों के सुंदर सुंदर नाम भी हीरा और मोती वो रखा था। वो अपने बैलों पर जान छिड़कता था और वे दोनों बैल भी अपने मालिक को क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो किसान जीवन वाले समाज में हम देखते हैं कि किसानों और मनुष्य और पशुओं के बीच के आपसी संबंध बड़े ही प्रेम के थे, आपसी संबंध आत्मीय थे। पशुओं और मनुष्यों के बीच का संबंध बहुत ही प्यारा था, आत्मीय संबंध था और प्रेम से बंधा हुआ संबंध था। ठीक है, तो इस पाठ में हम देखते हैं कि किसान जीवन वाले समाज में जहाँ मनुष्यों को पशुओं पर निर्भर करना पड़ता था, तो वहाँ वो पशुओं को पशु नहीं समझते थे, उनके साथ वो अच्छा बर्ताव करते थे, प्रेम का बर्ताव करते थे, आत्मीयता का बर्ताव करते थे। तो उन दोनों के संबंध
अच्छे हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मतलब मोती की चारित्रिक विशेषताओं को बतलाना है। ये कथन मोती का है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब मुझे आशीर्वाद देंगे। यह उस समय की बात है जिस समय कांजी हाउस में मोती क्या करता है, दीवार को जिसे आधा तोड़ा था, जिसे हीरा ने आधा तोड़ने के बाद मोटी रस्सियों से बांध दिया गया, हीरा को पकड़ लिया गया, हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और वहां से कांजी हाउस के कर्मचारी चले गए। मतलब कांजी हाउस में जब हीरा दूसरे जानवरों को वहां से निकालने के लिए क्या कर रहा था, दीवार को तोड़ रहा था, ठीक है, उस समय वो पकड़ा जाता है और वो मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। उसमें हीरा के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए मोती दीवार को तोड़ने लगता है। दीवार को तोड़ देने से क्या होता है कि वहाँ के जो मृत प्राय जानवर थे वो सारे वहाँ से रिहा हो जाते हैं, सारे वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। तो उस समय हीरा मोती से कहता है कि अब तुम जो हो बहुत पिटाई खाओगे। अब जैसे ही कांजी हाउस का कर्मचारी आएगा वह मुझे तो बंधा हुआ पाएगा, लेकिन तुम्हें देखकर वो समझ जाएगा कि तुम ही इस दीवार को तोड़े हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। उस समय मोती कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। अगर मुझे इस काम को करने के लिए, इन सारे जानवरों को रिहा करने के लिए, इन सारे जानवरों को यहाँ से मुक्त करने के लिए अगर मुझे पिटाई मिलती है, अगर मुझे मार खानी पड़ती है तो मैं मार खाऊंगा, किंतु मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो सारे जानवर मुझे आशीर्वाद देंगे। उन सारे जानवरों को मैं इस शोषण से, अन्याय से बचाया और यहाँ से मैंने रिहा किया, तो वो सारे जानवर मुझे आशीर्वाद देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोती के हम निम्नलिखित स्वभाव को देखते हैं। मोती जो है वो स्वभाव से उग्र जरूर है, किंतु मोती का हृदय काफी दयालु है। मोती काफी कोमल हृदय का था। दूसरा, मोती अन्याय और शोषण को होता हुआ नहीं देख सकता था। मोती अन्याय और शोषण के विरुद्ध जाकर हमेशा लड़ाई करता था, संघर्ष करता था। तीसरा, मोती जो है वह काफी निडर था। वह निडर होने के कारण ही अपनी पिटाई की या अपनी जान को जोखिम में डालने की चिंता या परवाह नहीं करता है और वह वहाँ के जानवरों को वहाँ से रिहा करता है। चौथा, उसमें गाढ़ी मित्रता थी। अपने मित्र को विपत्ति में रखकर वो वहाँ से नहीं निकला, वो वहाँ अपने मित्र के साथ था, उसमें गाढ़ी मित्रता थी। ये सारे स्वभावगत विशेषताओं को हम इस घटना में देखते हैं, हम मोती में देखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आशा स्पष्ट कीजिए, अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पर हम लोग आलोचना पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर हीरा और मोती के मुख्य भाषा में होने वाले मुख्य भाषा में होने वाले विचारों के आदान प्रदान की बात लेखक करता है, प्रेमचंद करता है। मनुष्य जो जीवों में श्रेष्ठ है, मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य जीवों में श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवों में श्रेष्ठ होने के कारण मनुष्य के पास शब्द शक्ति है। मनुष्य अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे भी अपने विचारों को बोलकर अपने किसी साथी तक पहुंचाता है। मतलब मनुष्य में ये शब्द शक्ति होती है। किंतु मनुष्य में शब्द शक्ति होने के बावजूद भी, जीवों में श्रेष्ठ होने के बावजूद भी, क्योंकि मनुष्य बहुत बुद्धि संपन्न होता है, मनुष्य जीवों में श्रेष्ठ होने के बावजूद भी मनुष्य में वह गुप्त शक्ति नहीं है जो कि मुख्य भाषा वाले प्राणी में, जैसे कि दोनों बैलों में थे, कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के आंखों को देखकर दूसरे के मन के विचारों को समझ आना या मन की भावनाओं को समझ जाना, इससे मनुष्य वंचित है, इस शक्ति से मनुष्य वंचित है। मतलब मनुष्य जीवों में श्रेष्ठ है, मनुष्य में शब्द शक्ति है, मनुष्य काफ़ी बुद्धि संपन्न है, किंतु इतने सारे गुणों के होने के बावजूद भी मनुष्य में दूसरों के मन की भावनाओं को भली भांति समझ लेने की शक्ति या क्षमता मनुष्य में नहीं है। मनुष्य इस शक्ति से वंचित है। किंतु ये गुप्त शक्ति उन मुख्य भाषा वाले प्राणी अर्थात बैलों में थी। ठीक है, उसे उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। या इस पंक्ति के माध्यम से प्रेमचंद कहते हैं कि
हीरा और मोती जब गया के घर में कैद था, या हीरा और मोती जब गया के घर में था, उस समय गया उन दोनों बैलों को सजा के तौर पर सूखा भूसा देता था, जो उन दोनों बैलों से खाया नहीं जाता था। उन दोनों बैलों के कष्टों को देखकर, शोषण और उन पर होते हुए अन्याय को देखकर, वहाँ जो छोटी लड़की थी उसे बहुत कष्ट होता था, उसे बहुत व्यथा होती थी, वो बहुत व्यथित होती थी। तो वह घर में अपने घर से वो सबकी आग बचाकर 2 रोटी लेकर आती थी, जिसे एक एक रोटी वो दोनों बैलों के मुंह में डालती थी। उस लड़की के मन में उन बैलों के प्रति जो आत्मीयता थी, उन बैलों के प्रति उस लड़की के मन में जो प्रेम था, जो स्नेह था, दोनों बैलों ने इसे अच्छी तरह से समझा था। इसलिए उस लड़की से उस एक एक रोटी से उन बैलों का भूख तो शांत नहीं होता था, किंतु उनके मन को, जैसे उनके हृदय को जैसे भोजन मिल जाता था, मतलब उनके मन को, उन दोनों बैलों के मन को जैसे खुशी मिल जाता था, आनंद मिल जाता था कि आत्मीयता रखने वाला अगर कोई है तो ये एकमात्र ये लड़की है। उन बैलों से जिस तरह से झूरी प्रेम करता था, उस तरह से ही प्रेम और आत्मीय भावना वो लड़की भी रखती थी। तो यहाँ पर है कि उस एक एक रोटी से उन दोनों बैलों का भूख तो शांत नहीं होता था, किंतु उनके हृदय को भोजन मिल जाता था, अर्थात उनके हृदय खुश हो जाते थे। उस लड़की के प्रेम को पाकर, उस लड़की की आत्मीयता भरे भावनाओं को देखकर, उस लड़की की प्रेम भरे बर्ताव से उन दोनों बैलों को, मानो उन दोनों बैलों का मन पूरा हो जाता था। ठीक है, भूख तो शांत नहीं होता था, लेकिन मन की सारी ज्वाला, मन के सारे कष्ट, क्रोध जैसे समाप्त हो जाते थे। ठीक है, आगे आते हैं कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसका गौ वाला आंसर सही होगा, तो वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। प्रताड़ना माने कष्ट। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करो। 2 बैलों की कथा इस पाठ में हम देखते हैं कि हीरा और मोती शुरू से लेकर अंत तक जहाँ भी जो अन्याय होता है, शोषण होता है, उसका वो जमकर विरोध करते हैं। अपने पर होने वाले अन्याय और शोषण का वो जमकर विरोध करते हैं, और यहाँ तक कि दूसरों पर होने वाले अन्याय और विरोध का भी वे जमकर विरोध करते हैं। इस पाठ में हम देखते हैं कि अपनी आज़ादी के लिए, अपने स्वराज के लिए, अपने अधिकारों के लिए हीरा और मोती संघर्ष करते हैं, वो लड़ाई करते हैं, और वे जब वो संघर्ष करते हैं तब उन्हें काफ़ी प्रताड़ना भी सहना पड़ता है, कष्ट भी सहना पड़ता है। कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कभी उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है, तो कभी उन्हें सूखा भूसा खाने दिया जाता है, तो कभी उन्हें सूखा भूसा भी नसीब नहीं होता है और कांजी हाउस में गिरफ्तार करके बंधन में डाल के रख दिया जाता है। इतने सारे प्रताड़नाओं, इतने सारे कष्टों को सहने के बावजूद भी हीरा और मोती अपनी आज़ादी की लड़ाई को नहीं छोड़े। वो संघर्ष और वो अपनी लड़ाई को और संघर्ष को वो अंतिम तक चलाए गए, और अंततः उन्हें विजय मिला, अंततः उन्हें अपने काम में सफलता मिली। तो हीरा और मोती के इस प्रतिक्रिया में मेरा तर्क यह है, यहाँ पे तुम्हारा तर्क पूछा गया है, मेरा तर्क यह है कि हीरा और मोती बिल्कुल सही कदम उठाएं। अगर अन्याय और शोषण का विरोध वे दोनों नहीं करते तो उन पर और अन्याय होता, जो शोषक हैं वो उन पर और अन्याय करते। इस तरह से हीरा और मोती ने क्रांति और विद्रोह करके शोषकों के मन में, जो अन्याय कर रहे थे उनके मन में भय पैदा कर दिया था कि अगर वो अन्याय करेंगे, अगर वो उन पर शोषण करेंगे तो ये भी क्या करेंगे, उन पर भारी साबित होंगे। कहने का तात्पर्य है, हीरा और मोती अगर अन्याय और शोषण के विरुद्ध अगर संघर्ष नहीं करते तो उन्हें उनका अधिकार, उन्हें उनका स्वराज, उन्हें उनकी आज़ादी कभी नहीं मिलती। अतः उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया, वे दोनों बिल्कुल सही कदम उठाएं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? हाँ, 2 बैलों की कथा, यह कहानी अवश्य ही आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। प्रेमचंद ने इस कहानी को उस समय लिखा था जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा था और हम भारतीयों पर
अंग्रेज अमानवीय अत्याचार करते थे, हम पर रोज कुछ न कुछ अन्याय, शोषण और अत्याचार किया जाता था। प्रेमचंद ने इस कहानी में हीरा और मोती को आदर्श भारतीयों के प्रतीक के रूप में दिखाया है। प्रेमचंद ने इन दोनों बैलों के माध्यम से इस कहानी में दिखाया है कि अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वराज के लिए, अपनी आज़ादी के लिए दोनों बैल संघर्ष करते हैं, दोनों बैल विद्रोह करते हैं, क्रांति करते हैं, संघर्ष और लड़ाई करते हैं और अंततः उन्हें विजय मिलता है। अतः इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के लोगों में देशभक्ति की भावना और विरोध करने की भावना, ठीक है, अन्याय और शोषण का विरोध करने की भावना को जगाने की कोशिश की है। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्हें उत्सुकता लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए उनमें भी उत्सुकता को जगाने की कोशिश की है, देशभक्ति की भावना को जागृत करने की कोशिश की है और अपने अधिकारों के प्रति क्या होने के लिए सतर्क करवाने की कोशिश की है। तो ये जो कहानी है दो बैलों की कथा, ये अवश्य ही आज़ादी की कहानी को गति देती है, आज़ादी की कहानी की ओर ही संकेत करती है। स्टूडेंट, इस पाठ के कुछ प्रमुख प्रश्नों, जैसे मैंने बहुत सारे गद्यांश आप लोगों को आशय लिख कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, 11, 12 ये सारे काफ़ी मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों को लिखकर भी दे रही हूँ, तो आप इनसे अवश्य लाभान्वित होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्नों के उत्तर से आप भली भांति लाभान्वित हुए हैं, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आज के लिए ये पाठ हमारा कंप्लीट भी हो गया है। तो आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आज के लिए यहीं तक। तो धन्यवाद।